हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर है 6 व 7 सितंबर को जो है वो होना है। तो उसी को देखते हुए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो से घटना चक्र जो प्रैक्टिस सेट है तोह टेस्ट सीरीज, इस तोह प्रैक्टिस सेट को पूरा का पूरा 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए, उनको हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो टोटल जो है 10 वीडियो आने वाली हैं, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और पेट को अच्छे से देना, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। 3 वर्ष जो अपकमिंग वैकेंसियाँ होंगी, यदि आप अच्छे स्कोर, अच्छे परसेंटाइल के साथ जो है रहेंगे, तभी आप जो है आने वाली वैकेंसियों के लिए एलिजिबल होंगे। वरना जो है आप ऐसे वैकेंसियाँ आती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 प्रैक्टिस सेट कवर किए जाएंगे, आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। बिल्कुल सिलेबस और पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पीडीएफ के लिए ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना ये किसकी कृति है? तो रचना ये किसकी है? ये है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। निराला की जो साहित्य साधना पुस्तक है, इसको बेसिकली 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वर्ष 1970 की बात है, 1970। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसका? मीन का। मीन का पर्यायवाची, तो मीन का पर्यायवाची यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। क्या है? मत्स्य। मीन आप जानते हो मछली है। इसके अन्य पर्यायवाची आप देखें, जैसे सफरी हो जाता है, झक है ना मछली, तो ये पृथुलोमा है, ये सब होते हैं मछली के पर्यायवाची। विभावरी दिया है, विभावरी आप जानते हो रात का पर्यायवाची होता है। सीखी दिया है, ये आपका मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। सायक है तो ये बाण का पर्यायवाची है दोस्त। अगला प्रश्न है ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखना है। ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऊँट के मुँह में जीरा क्या है आपका? एक तरह से कहावत या लोकोक्ति है। ऊँट के मुँह में जीरा यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, श्रुतिशम यानी देखेंगे आप, सुनने में आपको लगेगा सेम है ना, अपेक्षा उपेक्षा, तो ये यहाँ पर सही युग्म आपका यही है। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। सुनने में सेम लगेगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा। यहाँ पर अपेक्षा जो है यानी अपेक्षा यानी किसी को क्या अपेक्षित करना, किसी की अपेक्षा यानी चाह है, आशा है आपको। उपेक्षा का मतलब कि बिल्कुल तिरस्कार कर देना, उपेक्षित है ना, विशेषण उपेक्षित होगा। तो यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा क्या है? श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं। बाकी संसार और जगत ये पर्यायवाची समानार्थी शब्द हो जाते हैं आपके। दिन दिवस है, श्याम संध्या है, ये आपके क्या है? सभी के सभी क्या है आपकी समानार्थी या पर्यायवाची है। अपेक्षा उपेक्षा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो आपका जो हिंदी का सिलेबस है पेट में, सामान्य हिंदी है ना, अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर पूछा जाना है। और जो सामान्य हिंदी जो आपका व्याकरण संबंधी बातें हैं, जहाँ पर आपसे संधि है पूछा जाएगा, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो जाते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य जो अशुद्धियाँ हैं, चाहे वार्तनी हो चाहे वाक्य हो, और जो लेखक की रचना है गद्य एवं पद से। तो लगभग जो है आपके 10 यानी कि 7 से 8 टॉपिक जो है आपके पूछे जाने हैं सामान्य हिंदी में। 5 प्रश्न जो है 5 नंबर के, तो 8 में से कोई 5 जो टॉपिक आ जाएगा आपकी एग्जाम में। अब आप अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर का ही है, तो 15 नंबर की हिंदी है सिलेबस में। पहला यहाँ पर लिखा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। रामचरितमानस ये यहाँ पर अलग अलग लिख दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी, तो ये भी आपका अशुद्ध लिखा, राम फिर चरित फिर मानस, रामचरित फिर मानस, तो ये अपन ये इकट्ठे लिखे जाएंगे, रामचरितमानस, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब बन जाता है। वाक्य की दृष्टि से रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो इंग्लिश का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर जो है पैसेज बेस्ड है। इस पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर करना है।
तो पहले हम प्रश्न पूछे गए हैं जो उनको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि व्हाट डज, तो पैसेज को पढ़ना है। व्हाट डज एंकोर मीन्स, तो अंकोर मीन का क्या होगा यहाँ पर आपको बताना। अंकोर मतलब क्या होता है, एक तरह से जो है कह सकते हैं रिपीटिशन की बात की जाती है, पुनरावृत्ति है ना। तो पढ़ो ना पढ़ो आंसर वैसे भी दे सकते हो। नाउ अभी लिखा है, ट्राई है, नेवर है कभी नहीं, वंस मोर मानी फिर आप एक बारी कहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज को पढ़ लेना है। तो पैसेज को पूरा ना पढ़ करके आप पढ़िएगा, यहाँ पर आंसर हम बताते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एंकोर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट, यानी जो बच्चे हैं इसको समाप्त करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं दिस आउट चिल्ला रहे अंकोर, यानी वंस मोर, एक बार और, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वंस मोर यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो पैसेज को पढ़कर ही आंसर देना है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, यानी जो किम है वो लास्ट में क्या करते हैं। बट किम गेव देम ए ब्राइट स्माइल एंड वैनिस्ड फ्रॉम द सेंस, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। अब आपको पैसेज आधारित जो प्रश्न जो आप थे कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ पर गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, ए पर्सन यानी कोई व्यक्ति है, हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश, यानी जो उसकी तीव्र इच्छा है, ऑब्सेसिव विश है तो इससे यानी चोरी करने की। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है उसको एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा क्लेप्टोमैनिएक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाता है दोस्त। तो इंग्लिश भी आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपका जो गद्यांश है ना, वो पूछ लिया जाता है, आपका पैसेज आधारित होता है। तो पैसेज आधारित हो गया, इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण संबंधित आपका है ना, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची विलोम हो गए आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, करेक्ट स्पेल यानी वर्तनी शुद्धि पूछा जाएगा। इसी तरह पूछ लिए जाते हैं थोड़ा बेसिक में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ये आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर जो है बेसिकली जो है आपका कौनसर का जो है पूछा जा रहा है। कौनसर यानी कि जो आपका विशेषज्ञ हो, है ना, जानकार हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, ये स्पेलिंग करेक्ट है आपकी, CONNOISSEUR, कौनसर, ठीक है। तो कौनसर की स्पेलिंग ये है। आगे है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, इन सिनोनिम्स की बात की जा रही, समानार्थी पर्यायवाची जो है आपके। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ये है अटेन्यूएट। तो अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, अटेन्यूएट का मतलब होगा बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ को क्या कम करना, है ना, बिल्कुल पतला कर देना उसको या कमज़ोर कर देना। तो यहाँ पर जो निकलेगा मीनिंग इसका डिवाइड यानी बांट देना हो गया, फोर्स से दबाना, रिपेंट, यहाँ पर मेक थिन लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना, पतला कर देना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, यानी जो आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्त। कितने? 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों में आप देखेंगे तो पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न दशमलव हो गया, है ना, प्रतिशत हो गया, आपसे साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछ लिए जाएंगे, वर्ग वर्गमूल पूछा जाएगा, घातांक है, घात है ना, औसत है, ये पूछे जाने हैं यहाँ से 5 प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यानी 11 नंबर है मैथ का, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। तो एक तरह से आपका ये रीजनिंग का है। क्या है दोस्त? रीजनिंग का, तर्क शक्तियों तर्क से पहुँचा जाना है। तो आपके सिलेबस में क्या है, जैसे कि दिया हुआ कि समूह से भिन्न जो अलग है, ये आपका प्रश्न संबंधित हो गया आपका, है ना। कोडिंग डिकोडिंग है, संख्या और अक्षर आधारित आ जाएगा एग्जाम में आपसे। तर्क शक्ति, विश्लेषण, निर्णय होगा, क्रम रैंकिंग पूछा जाएगा, बृहत एवं लघु पूछे जाएंगे, संबंध रिलेटेड होंगे, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आपको बताना है संख्या जो है कौन सी है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो ये सब बात जो है आपको प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से सब चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पर आप देखेंगे और रैंकिंग देखेंगे, यहाँ पर तो समूह से भिन्न अगर देखेंगे तो 46 दुना कितना होता है दोस्तों? 92। 46 दुना 92 यानी गुणे 2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। 93 आप देखेंगे आप तो 93 गुणे 2 करेंगे, यानी 93 दुना कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 3 दूना 6, 186, +2 हो रहा है यहाँ पर 88। इसी तरह पूरा सीरीज आप देख सकते हैं कि चल रही होगी। इसी तरह यहाँ पर आप करेंगे 379 गुणे 2 यदि आप कर देंगे, +3 कर देंगे, यानी तीसरे नंबर पर, तो गुणे प्लस तब 3 करते हैं तो कितना आता है? तो 38 दूना 76 यानी 379 का हो जाएगा 76 यानी 300, हाँ 1 2 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 762 आना चाहिए था। हाँ कितना रहा है? 764। तो ये क्या है?
इसी तरह 762 को अगर आप जो है गुणे 2 करेंगे और प्लस 4 करेंगे, 762 गुणे कितना दोस्त 4, क्योंकि जो है सीरीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर +1 किया, +2 +3 +4, तो यहाँ पर आप +4 करेंगे और गुणे कितना करेंगे 2, तो 762 गुणे 2 कितना, 2 दूना 4 हो गया, 2 छंग 12 हो गया और 2 सत्ते 14, 1 15, 1524 और जोड़ेंगे कितना यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं तो आगे यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे 2, पहले में आपने 1 जोड़ा, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, फिर 4, 1 5, यहाँ पर आप 5 जोड़ेंगे और यहाँ पर आपको 4 जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि 2 ही हो गया है। सीरीज में आप देखेंगे तो आ गया आपका 1529। तो इस तरह आपको करना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष 1, 2, 3 एंड 4। कथनों को सत्य मानते हुए, कथनों को क्या है सत्य मानना है आपको, भले हुए सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का जो तार्किक रूप है से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिया है कथन की कुछ डेस्क ट्रे हैं, है ना, हम डेस्क ले लेते हैं कुछ, तो ये डेस्क है आपका, इसमें से कुछ डेस्क क्या है ट्रे हैं, कुछ ले लेते हैं क्या है ट्रे, तो ये आपका डेस्क हो गया और इसमें क्या है ये ट्रे हो गया आपका, तो ये आपका बन जा रहा है डेस्क। कुछ जो डेस्क हैं वो ट्रे हैं, कुछ जो ट्रे हैं क्या है वो प्लेट है, तो ये आपका ट्रे है, इसमें क्या है कुछ ट्रे जो है वो प्लेट हैं और कुछ प्लेट जो है वो डेस्क है, यानी जो आपका प्लेट है प्लेट वाला भी बनाइए, तो यहाँ पर आप कुछ ले लीजिए ट्रे और कुछ डेस्क भी क्या है वो प्लेट है, तो ये इस तरह आपका बन गया, ये प्लेट का हो गया। अब इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताना है, तो यहाँ पर आप इस तरह थोड़ा कर लीजिए और यहाँ पर आप बनाए हैं, ये डेस्क है, ट्रे हो गया और ये प्लेट हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा है कि सभी डेस्क जो है वो प्लेट है, सभी डेस्क जो दिया है ये वाला डेस्क, ये जो गोला आप देख रहे हैं ये सभी जो डेस्क हैं ये क्या सभी प्लेट है, नहीं कुछ है यहाँ इसमें, तो पहला हो गया आपका गलत। सभी जो प्लेट हैं वो डेस्क है, तो सभी वाले तो हटा ही दो, क्योंकि सभी वाला आप देख रहे हैं कोई गोला किसी एक के अंदर बैठा तो है नहीं, तो सभी प्लेट सभी तो सभी हटा ही दो, सभी ट्रे। कुछ जो प्लेट हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लेट हो गया प्लेट वाला, इसमें कुछ जो प्लेट हैं वो क्या है डेस्क हो सकती, तो ये इधर वाला जो है पूरा ये क्या है डेस्क है, तो कुछ प्लेट वाला डेस्क है, तो यानी यहाँ पर आपका यानी कुछ जो प्लेट है वो ट्रे है। यहाँ पर जो तीसरा दिखा हुआ है यही आपका सही लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका केवल निष्कर्ष 3 आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाता है। अगला है यदि ए का अर्थ क्या है प्लस है और बी का अर्थ गुणा दिया हुआ है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको आंसर बताना है। तो जो लिखा है इसको देख लो, 145 ए का अर्थ क्या है प्लस है, 145 ए फिर 27 है फिर डी, तो डी का अर्थ क्या लिखा है डिविजिबल दिया है, भाग वाला है। इसके बाद क्या है 27 डी फिर 3 है फिर बी है, तो बी की जगह क्या लिखना है, बी का अर्थ क्या है दोस्त गुणा दिया है, तो गुणे और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आप मान लो क्या यक्स मान लो बराबर 163 है। अभी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, बदमाश का रूल आपको लगा देना है, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ोगे फिर डिविजिबल वाला डिवाइड वाला, तो ब्रैकेट है नहीं डिविजिबल वाला देख लो पहले, तो 145 करोगे 145 प्लस 27/3 यक्स लिखा है, 27 भागे 3 यक्स है ना 3 यक्स, फिर इसके बाद बराबर 163 है, तो 3 9 27 हो जाएगा, तो डिविजुअल है 3 9 27 कर लो, तो यहाँ पर सिंपल सा आप लिख दो, यहाँ पर 3 से डिविजुअल करोगे तो 9 आ जाएगा, तो बदमाश से डिविजिबल हो गया, फिर मल्टीप्लाई वाला करोगे यक्स आ गया आपका बराबर 163 है दोस्त। इसी को अब सॉल्व कर लो आप, अब मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा तो 9x हो जाएगा ये, और प्लस 145 है तो 9x प्लस 145 इधर ले आओ तो 163, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 145, माइनस कर लो 163 45 कितना आएगा 18 आएगा, तो 9x बराबर 18 है, तो x बराबर क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगी 9 दूना क्या हो जाएगा 18, तो x बराबर 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला है यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है, और यह जो है लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो दिन होगा कितना 365, 2 दिन बाद यानी प्लस 2 कर दो आएगा कितना 367 है, शेष फल निकालो आप 7 से डिविजन करो, दिन आप निकाल दो तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हो गया,
एक शेषफल आया, 7 दूनाई 14, 3 17 होता है, तो 53 वीक हो गया आप। और शेषफल बच रहा है कितना? 14 3 70 यानी 3 आपका शेषफल हो रहा है। भाग दोगे तो शेषफल आएगा 3। ठीक है, तो 3 शेषफल आया, तो मंगलवार में, क्योंकि पीछे पूछा जा रहा है, तो मंगलवार में से आप 3 दिन घटा दोगे। तो मंगलवार में से आपको 3 दिन घटाना है। 1 दिन घटाओगे तो सोमवार आएगा, 2 दिन घटाओगे उसके एक पीछे तो रविवार आएगा, तीसरा दिन घटाओगे तो शनिवार आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन का है क्या? डी पी डब्ल्यू वाई और यम का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। इनके परिवार वाले हैं। डी पी वाई डब्ल्यू यम का एक परिवार एक दूसरे से मिलने की यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी के साथ अब अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। डी यम की माता है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आप देखो, डब्ल्यू अपनी 2 पुत्रियों, ठीक है, डब्ल्यू अपनी 2 पुत्रियों, तो डब्ल्यू हो गया, इसकी क्या है 2 पुत्रियाँ हैं। क्या हो गई? 2 पुत्रियाँ कौन हैं? डी हो गई और पी हो गई। तो डी और पी के आपस में बहन हो गई। वाई और पी का रिलेशन निकालना है। वाई जो है वो पी से किस प्रकार संबंध, यानी पी का क्या लगता है वाई, या क्या लिखती है। तो यहाँ पर ये बात आपको बन गया रिलेशन की, जो वो डब्ल्यू है इसकी 2 पुत्रियाँ यात्रा क्या है कर रहा है। तो डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? मेल है आपका। ठीक है, तो इसको आप प्लस कर लो। ये पुत्रियाँ हैं, इनको माइनस माइनस से इंडिकेट करो थोड़ा। अब क्या है कि जो यम है, यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो डी है वो यम की माता है। यहाँ से आप कुछ निकाल पा रहे हैं। डी जो है, यहाँ पर डी दिख रहा है आपको। डी क्या है? लड़की है, और ये यम की माता है। तो डी के नीचे आप यम लगा दो, यहाँ पर यम लिख लो आप। डी तो पता चल गया क्या है, यम की माता है। तो यम की जो मम्मी है वो डी है। ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई। अब यम जो लिखा गया है, यम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। यम जो है वो अपनी नानी कौन बनता है? जो मम्मी की क्या है? मम्मी हो। तो यम की मम्मी क्या है? डी है दोस्त। यम की मम्मी डी हो गई, और डी की जो मम्मी होंगी वो होंगी नानी, यानी नानी वाई। तो डी की मम्मी लिख लो आप। डी की मम्मी कौन हो जाएंगे? वाई, नानी हो गई। और डी का जो फादर है वो डब्ल्यू है, और मम्मी क्या है? वाई है। तो इन दोनों में क्या है? पति पत्नी का रिलेशन हो गया। अब यहाँ से आप बन गया आपका। तो डी जो है वो वाई की क्या है? पुत्री है। तो जब डी जो है वाई की पुत्री हैं, तो डी की बहन अगर पी है तो वो भी तो वाई की पुत्री होंगी, वाई की पुत्री ही तो होंगी। तो डी जो है वाई की पुत्री, तो पी भी वाई की पुत्री होंगी, क्योंकि डी और पी बहनें हैं, है ना। तो जब बहन है तो उनकी अम्मा एक ही होंगी। तो वाई जो है माता जी हो गई, किसकी? पी की। तो वाई जो है वो पी से किस प्रकार संबंध, यानी पी का कौन लगता है? वाई। वाई कौन लगेगा? अम्मा होंगी, यहाँ तो माता जी बन जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका राइट आंसर बन जाता है दोस्त। जो प्रश्न है आपका वो है आपका यहाँ पर जो है वो ग्राफ से देखेंगे। तो बार डायग्राम है ये आपका। तो आप जानते हो जो ग्राफ है आपसे 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, 5-5 यानी 10 प्रश्न होंगे। इसी तरह तालिका से भी पूछा जाएगा आपका क्या, 2 तालिकाएं होंगी 5-5 की। तो आपको यदि आपको अच्छे परसेंटाइल लाना है, अच्छे स्कोर करना है, तो आपको जो मैथ वाले पोर्शन है, टेबल तालिका है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि यहाँ पर आपको ठोस नंबर मिलने वाले हैं। जो आपने किया वहाँ सही किया बिल्कुल। जीएस में हो सकता है थोड़ा आपसे गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो आप करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। तो ये आपका टेबल तालिका हो गया 10 नंबर, 5 नंबर मैथ, 5 रीजनिंग। तो इसी से आपका कितना बन जा रहा है? 30। हिंदी वाला आप देख लो, 15 पूछा जाएगा, 45 यहीं पहुँच गया आप नंबर, है ना। तो इस तरह आपको स्टडी बनाना है। और अभी समय भी बहुत है, 20-25 दिन है, बहुत आप पेट बहुत बड़ा वो नहीं है। आप इसी को अच्छे से लग के कर लेंगे तो 20-25 दिन में अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यदि आपने पेट सही से नहीं दिए या आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं वो अच्छी नहीं होंगी, आपके लिए मौका नहीं मिलेगा आपको ना। चलिए दोस्त देखते हैं, यहाँ पर जो है ग्राफ दिया गया है, नीचे दिया गया ग्राफ है जो कि 16 से 20 तक आंसर करना है आपको। बार ग्राफ 1991 से 99 तक कंपनी की जो है वो कमाई दी गई है ना। ये कंपनी की कमाइयाँ हैं और ये मिलियन रुपए में दी गई है। 2640 मिलियन है 1991, 92 में 93, 92, 93, इस तरह आप देखेंगे 99 तक दिया गया है। ये कमाई है, ये जो दी गई हैं ये कमाइयाँ, ये कमाई गई है कंपनी के द्वारा। कितने सालों में? 91 से 99 तक, यानी 8 की बात की गई है, 8 साल है। बस इतना दिया गया आपको बता देना आंसर क्या होगा।
प्रश्न पढ़ करके। प्रश्न क्या है कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात आपको बताना है जिनमें एक कंपनी की जो आय है वह औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, उनका अनुपात आपको बताना है। तो औसत से कम आय आपको लेना है और औसत से अधिक वाली उसका अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, जल्दी जल्दी जितना आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज 8 सालों का है तो 8 सालों की इनकम को जोड़ लोगे। यदि आप 8 सालों की इनकम को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 हो गया, 0 0 ही है। इसी तरह यहाँ पर 4 लोगे, 4 2 6 हो गया, है ना, दहाई वाला अंक जोड़ो। 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22 और ये 2 24, तो 4 आ गया यहाँ पर। हासिल कितना आया? 24 यानी 2 आया। सैकड़ा वाला प्लेस जोड़ो यहाँ पर, देखो 6 हो गया, 6 7 6 13, 13 3 19, 13 3 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 0 हो गया, 20 1 21 हो गया और ये वाला आपका छूट रहा था 21 5 26, 26 2 28, 2 हासिल आया था तो 28 हो गया। इसी तरह आप ऐड करोगे पूरा, है ना। उसके बाद 2 3 2 5, 5 2 7, 3 10, 3 13, 4 17, 5 22, 3 25 और 2 कितना 27। तो इस तरह आप एवरेज निकालोगे दोस्त। कितना आएगा जोड़ने पर पूरा? तो जोड़ने पर आएगा कितना? 27,840। इसको 8 से डिवाइड करोगे क्योंकि 8 साल का है तो एवरेज कितनी आएगी? एवरेज इनकम होगी 3,400। कितना होगा? 3,480। ये एवरेज आय हो गई। तो एवरेज जो इनकम है, औसत जो आय है, इससे कम 34 से 38 वाला, तो इससे कम वाली कौन से वर्ष वाले हैं? तो उन वर्षों की संख्या देखना है, वर्षों की संख्या। तो 3438 से 3480 जो रुपया है इससे कम कौन कौन सी वर्ष है? तो ये कम है, ये कम है 3400 से, ठीक है। 25 वाला कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, और कौन सा कम है? ये भी कम है। तो कितने हो गए? कितने वर्ष वाले हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ष हो गए ये कम वाले। 5 बटे कर लो, यह अनुपात कर लो, 5 अनुपात। ये यदि आपको आगे बढ़ना है, नहीं जोड़ना है तो 5:1 में दिख रहा, बस यही मार दो फाट से, आगे बढ़ लो। अब इससे जो है या दूसरा भी देख लो, जिनकी आय औसत से अधिक है। जब 5 ये है तो 3 तो बचेंगे क्योंकि 8 साल तो हैं, तो 3 हो जाएगा, बस खत्म। 5:3 राइट आंसर होगा। बस जोड़ घटा उड़ा भाग वाली कहानी है, कुछ है नहीं इसमें। अगला देख लो, 97 98 कंपनी की जो आय है 1950 कितनी गुनी है? तो 97 98 वाला कितना है? 4320 है। 94 95 वाली है कितनी? तो 94 95 वाला देखेंगे तो 3360 है। तो 94 95 से नहीं 3360 से कितनी गुनी है? जो 1997 98 वाली है, 97 98 वाली जो होगी वो आपकी कौन सी होगी? 3360, 97 98, ये 50 40 वाला, ये कितना गुना होगा? वही आंसर होगा आपका। अब 3360 है, 50 के लगभग जा रहा है, तो 2 गुना तो होगा नहीं, है ना। और 1.5 गुना यदि आप देखोगे भाई 1.2 क्या 1.5 गुना अगर निकालोगे लगभग 3360 का 1.5 गुना है। 3360 का आधा कितना होगा? 70% तो होगा नहीं, 1.5 गुना निकाल लो तो 0 15 छक्का 90, 0 15 3 45, 9 44, 15 3 45, 5 कितना 50, तो 1.5 गुना जा रहा लगभग। तो 1.5 गुना जब हो रहा तो लगभग यही आपका हो जाएगा 1.5। बस जोड़ घटा उड़ा भाग कहानी है। आगे देख लो आप। अगला है 96 97 कंपनी की जो आय है वो समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर आप देख लो भाई, औसत आय आप निकाले ही थे, कितनी थी? 3480। औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत थी? 96 97 में। 96 97 कहाँ है आपका? ये है, ये 4320। तो ये 4320 हो रहा है, ये 3480 का लगभग कितना गुना है? तो 90% तो होगा नहीं, इसको घटा ही दो आप, क्योंकि 90% 3480 से कम हो जाएगा, लेकिन 4320 है यानी ज़्यादा है लगभग। तो बस परसेंटेज निकालो गुरु, कितना आएगा? 3480 परसेंटेज आपको निकालना है 4320, तो 4320 ऊपर लिख लो, कितने गुना जाएगा? 4320 3480 गुणे 100 कर लो, तो बस जो निकालो है 3480 है, तो 3480 का 1/4 कर लो तो 25%। तो बस कैलकुलेशन कर लोगे तो लगभग जो है 125% के बराबर आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है नहीं। 97 98 कंपनी की आय 93 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो 93 94 की तुलना में 93 94 वाला है कितना पोर्शन? 2520 है दोस्त, 2520। 97 98 देख लो, 4320 हो रहा है, 4320। ये लगभग क्या है? कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शा रहा है? तो 4320 बटे 2520 इंटू 100 कर दोगे तो आंसर 80 होगा नहीं, क्योंकि 2520 से बहुत ज़्यादा है। 100% भी नहीं होगा, बराबर तो है नहीं, क्योंकि 100% वृद्धि अगर होगी तो 25 50 फिर कर दोगे तो फिर 25 कितना 50 के लगभग पहुंच जाएगा। तो 50 से कम है,
मतलब 100 से कम होगा, तो बस 100 से कम, इसमें 80 दिया, बस यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कौन सा था आपका, नहीं 97 98, कहाँ गया भाई 97 98, ये तो छोटा पड़ जाता है इससे। चलिए समझ गए ना, बस कैलकुलेशन का ही है। 97 98 वाला कहाँ है आपका, ये 97 98, और ये 93 94 25 20, 25 दूना 50, 20 दूना 40। अच्छा, यहाँ पर 100% हो जाएगा फिर, क्योंकि 2 गुना जा रहा तो 100% वृद्धि। आगे आप देखो 94 95 95 96 की लगभग कितने प्रतिशत गिरावट, तो यहाँ 95 96 की बात हो रही है, ये गिरावट आ रही है 3120 हो जा रहा है, तो ये कितने प्रतिशत गिर करके हो जा रहा है लगभग। तो जब गिराने की बात होगी तो ज़्यादा वाले से कम घटा दोगे, जो आएगा डिवाइड बाई कम वाले से कर दोगे तो हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 3360 माइनस कितना कर लोगे, कितना दिया था इसका, 3360 में से 3360 माइनस 3120 डिवाइड बाई किससे गिर रहा है, यानी 3360, तो यानी 240 डिवाइड बाई 3360 इंटू 100 बराबर कितना आएगा, 7 यानी 7% लगभग। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। तो टोटल कैलकुलेशन का खेल है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 21 से 25 है। दिया गया है कि 11 से 15 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या आंकड़े में दिया गया है। यहाँ पर वो कितने उपस्थित हुए, कितने प्रेजेंट हुए, फिर उसमें से कितने पास हुए, और फिर पास होने के बाद चयनित उम्मीदवार दिए गए। ये दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, उपस्थित हुए, उत्तीर्ण, जिला बी, जिला सी, इस तरह है। तो 5 जिले हैं ABCDE, उसमें प्रेजेंट है, उत्तीर्ण है, चयनित है। अब यहाँ पर है किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की जो औसत संख्या है वह न्यूनतम है। अब सब जिलों के जो चयनित हैं इनको ऐड करो, तो इसमें क्या करना है आपको, जो चयनित दिए गए लिस्ट, ये चयनित वाली, अब इसमें 94 48 42 90 70 के जोड़ लो, इसको कितने साल हैं, 5 साल है, डिवाइड कर दो फटाफट 5 से। इसी तरह इसमें आपको बी में करना, सी में करना, डी में कर लो, ई में कर लो। इसमें सबसे न्यूनतम जो होगा वो आएगा ऑप्शन ई। ठीक है, जिला ई का जो है वो न्यूनतम होगा, औसत निकालोगे तो। इसको यदि आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 340 डिवाइड बाई 5 कर लो तो 68 आएगा ये। बाकी 68 से क्या है, सब ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम 68 वाला जिला ई आएगा, इस तरह कर लीजिएगा। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है, तो चयनित वाला ये है, उत्तीर्ण वाला क्या है, ये है। तो चयनित है और ये उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो चयनित और उत्तीर्ण की बात करनी है यहाँ पर, तो परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो 78/720 कर देंगे, है ना, क्योंकि चयनित और उत्तीर्ण कि देखना यहाँ पर, तो 78/720 करेंगे। 720 उत्तीर्ण हुए, इसमें चयन कितना हुआ 78 का, तो 78% 720 में कितना आएगा, लगभग 11% के बराबर आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर तुलना कर लेना है। तो इसमें 11 देखेंगे, 85 देखेंगे, तो इसमें जो आने वाला है आपका वो किस वर्ष का आएगा, 12 13 14 15 तक कर लेंगे आप। तो इसमें जो दिखेगा आपको वो 12 का, क्योंकि अगर 78/720 करेंगे, 78/772 तो 10% 70 आ रहा है, तो लगभग 11% के बराबर, 11% लगभग आएगा। इसी तरह 85/620 करेंगे, 85/620, तो ये आपका लगभग जो है आएगा 14% के, यानी लगभग 14% मान लो, 1300 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा यही वाला होगा, क्योंकि 48/400 है, तो ये लगभग 12 के बराबर आएगा, 12%। बाकी 650 में 70 मिल रहा है, तो ये भी कम ही होगा। 950 में 80 मिल रहे हैं, ये भी क्या है 10% से कम ही आएगा। 95 हो तो 10 आता, तो ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है लगभग इसमें आपको 2012 वाले में। तो इसी तरह आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2012 राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है। तो वही बात यहाँ पर सब कैलकुलेशन है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन 2013 में। 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो यहाँ पर भी उपस्थित उम्मीदवारों की ले लो, उसकी तुलना करो चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत से, सबसे अधिक जो मिलेगा आपको यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, जिला ए में देखेंगे, सब जिला की तुलना करना पड़ेगा, सब कैलकुलेशन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। तो जिला ई से चयनित जो उम्मीदवार, चयनित कौन, 75 75 55 60 75, इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो 340 आएंगे, इस तरह यहाँ कर लेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है।
तो इसमें इस तरह आप करेंगे, ये जोड़ लेंगे 94 48 प्लस ये टोटल जो आएगा कितना आएगा टोटल, लगभग 340 ये था, 384 ये आ जाएगा और 340 ये था, 340 था। तो 340 और 84 में आप अंतर देख लो। तो 340 जो है ये 384 का कितना प्रतिशत है, यही यहाँ पर पूछा गया है बेसिकली। तो उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 384 से 340 वाला कितना होगा दोस्त, तो 100 तो होगा नहीं, 100 से कम है क्योंकि 384 है वो 40 है। तो परसेंटेज लगभग आएगा कितना, 340 डिवाइड बाई 384, जो परसेंटेज आएगा वही राइट आंसर होगा, यानी 88.54। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपका है पाई चार्ट वाला है, 26 से 30 है। बस आप यहाँ थोड़ा समझ लो, PDF से आप कर लीजिएगा अच्छे से, कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, बस आप कैलकुलेशन कर ही ले जाएंगे। तो यहाँ जो पाई चार्ट दिया गया है, बेसिकली एक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा था, उसमें जो टोटल खर्च किए गए हैं उनका यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कि परिवहन लागत में इतना, रॉयल्टी जाए कितनी %, मुद्रण लागत, छपाई है, कागज़ लागत इतना आया है 30%, इस तरह यहाँ पर देखेंगे ये खर्चों का जो है वो प्रतिशत के रूप में जो है वितरण दर्शा रहा है। ये आपका पाई चार्ट, मान लो टोटल जो खर्चा आया है वो 100 रुपया है, तो वहाँ पर 5 रुपया जो है आपका संवर्धन लागत है, 5 परिवहन जाएगा 5 रुपया, इस तरह टोटल जो है देखेंगे तो 100% आ रहा है। 5 5 10 20 10 30 15 45 25 60, यानी 45 25 से 70 प्लस 30 100, तो टोटल 100%। अब इसी पर बेस जो है वो आइए देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत तो क्या होगी। तो मान लो पुस्तक की जो मूल्य है ना, पुस्तक की जो लागत मूल्य से कितना 20% ऊपर, लागत मूल्य मान लो 100 रुपया रहा होगा, उसका पुस्तक का मूल्य कितना 100%, तो 20% ऊपर जा रहा है, तो 20% ऊपर यानी 120 हो जा रहा है। तो जो 120% है ना, 120%, यदि पुस्तक का जो अंकित मूल्य है 160 रुपये है, यानी 120% बराबर कितना है दोस्त, 120% बराबर कितना 160 है। अब 20% इसमें क्या है जुड़ा हुआ है, क्या अंकित कर दिया गया, 20% ऊपर अंकित किया गया है, तो पुस्तक का मूल्य कितना होगा 100 रुपया होगा। तो 120% बराबर 160 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा कितना 160 बटे 100 गुणे 120। तो ये अच्छा इधर उल्टा होगा, 1 मिनट उल्टा कर दो, तो 120 बराबर है ये 160 बराबर 120 क्या है, तो इसका 100% कितना आएगा निकाल लो। कैलकुलेशन नहीं करना तो बस इतने छोड़ दो, 160 बटे 120, ठीक है, 160 बटे 120 गुणे 100 है। तो कागज़ की लागत कितनी लागत ही निकालना है, तो 160 बटे 120 गुणे 100 गुणे 30% निकालना है, 30 बटे 100 कर लो, ये काट दो, 100 से 100 गया, 3 चौक 12 गया, 4 चौक 16 गया, 40 आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन कहाँ गया, राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर 40 होगा, हाँ ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की जो राशि है वो इतनी है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो परिवहन लागत यहाँ पर कितना दी, परिवहन लागत दोस्त कितना है 5% है, कितना 5%, तो 5200 प्रतियाँ हैं, इनका प्रकाशन किया गया, परिवहन लागत जो है वो 80,500 है, कितना 5200 प्रतियों का, तो एक प्रतियों का निकाल लो, एक प्रति का कितना आएगा, क्योंकि हमको पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत निकालनी है। तो भाई कितना खर्चा आया है, 80,500 खर्चा आया है और कितना 5200 प्रतियों का, तो एक प्रति का जो है वो परिवहन लागत आ गया, और जो आएगा वो 5% की क्या है बराबर होगा। जब वो आएगा 5% के बराबर होगा तो 100% बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे कितना 5% से, तो 5% से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब डिवाइड करोगे तो 100 बटे 5 हो जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा एक जो है लागत जो आएगी कितना 5% लागत थी तो 5% निकाल लिया, यानी 100% के बराबर हो जाएगा जो आएगा, और उसमें से कितना 25% का लाभ भी अर्जित करना है, यानी जो बेचना हम वह लागत का कितना होगा 125%, तो 125 बटे 100 कर लो, बस इसको काट पीट डालो आप, वही आंसर होगा आपका। 100 से 100 गया, 25 पंचे यहाँ पर 25 आ गया, जो बच रहा है आपका, अब यहाँ 2 0 काटे दो तो 805 बटे 52 गुणे 25 कितना 852 गुणे 25 बटे कितना दोस्त बटे 52, तो 805 गुणे 25 बटे 52, इसी सरल कर लो,
जो आएगा वही आंसर होगा। अब कट तो नहीं रहा इतना आसानी से, क्योंकि 5 5 ऊपर इकाई का अंक यहाँ 5 आएगा, यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि दशमलव में आएंगे 2 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। जब ऊपर इकाई का अंक 5 आ रहा और नीचे इकाई का अंक 2 है, 2 सत्ते 14 यानी 4 यहाँ लगभग आ जाएगा, 7 बार जा रहा है, और एक थोड़ा इसी में 0.2, तो बस इसी की नियर अबाउट आंसर होगा। इस तरह आपको ट्रिक लगा के आंसर करना है। ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में लगेंगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं खत्म होगा, टाइम है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो उस पुस्तक की रॉयल्टी है मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। रॉयल्टी और लागत, ये रॉयल्टी है 20 दिया है, मुद्रण लागत 25 दिया है, कितना कम है। 25 से 20 कितना कम है, 25 से 20 हो जा रहा है। जब 25 से 20 हो जा रहा है तो लगभग कितना, 5 कम हो रहा है, तो 25 दूनाई 50 होता है, तो 20% की क्या है, कमी हो जा रही है, क्योंकि 25 अट्ठे 280% के बराबर हो जा रहा है 20, तो यानी 20% की कमी आई, तो 20% इसमें आंसर होना चाहिए। है कहीं, तो बस यही राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है कि यदि पुस्तकों के एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। चलिए कहाँ है, 29। यदि पुस्तकों के एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत पाई चार्ट में कितना दिया आपका, मुद्रण लागत कितना है भाई, मुद्रण 25 है, रॉयल्टी 20 है, तो प्रिंट कराओगे पहले तभी रॉयल्टी आएगी। तो मुद्रण कराओ, प्रिंट कराओ, 25% के बराबर क्या होगा आपका, मुद्रण लागत 25% है, तो 25% बराबर कितना है, 20,600, तो 100% निकाल लोगे तो कितना आएगा टोटल लागत, यानी डिवाइड बाई 25% कर दोगे तो 100% आ जाएगा। तो 20,600 डिवाइड बाई, क्योंकि रॉयल जो मुद्रण लागत है वो कितना दे रहे हैं, 20,600, तो कितना रहा होगा टोटल उसका मुद्रण लागत, टोटल जो बुकवा रही होगी, पुस्तकों की निश्चित मात्रा रही होगी, वो निकाल लोगे आप, 25% कर दोगे, डिवाइड बाई 25% जो आएगा उस पर आप रॉयल्टी दोगे कितना, 20%, 20% उसका कर लो, तो परसेंटेज काटे दो, 20 25 का बांट 5 चौक 20 पसम 25, तो 20,600 का 5 निकालो, 5 चौक 20, 5 एक कम 5, 5 दूनाई 10, 4120 गुणे 4 कर लो, तो 12 चौक 48, 480, तो 4 चौक 16, 16,480 आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, कोण पूछा गया। संवर्धन लागत पर खर्च किए गए खर्च के अनुरूप है, तो यहाँ पर आप देखो 5% है ये संवर्धन लागत, कोण निकालना यहाँ पर 5% वाला, तो टोटल कितना है भाई पाई वाला, 360 है, इसका 5% निकाल लो, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 5%, 5/100, 100 से डिवाइड करोगे तो 3.6 आएगा, गुणे 5 कर लो, 3 5 15, 6 5 30, यानी 15 3 18 डिग्री आ जाएगा आंसर। 18 है कहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 18 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 31 से 35। टेबल दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। केंद्र का सकल वित्तीय घाटा दिया है और उसका वित्त पोषण वर्ष दिया है ना, 15 16 इस तरह 21 तक दिया है। वित्तीय घाटा दिया है, बाजार का उधारी कितना है, देनदारियाँ कितना है, बजट घाटा दिया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 है, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है, पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। वित्तीय घाटा ये दे रखा है आपका, तो इसमें ज़्यादा गुणा घाट बढ़ाओ नहीं, पहले देख लो एक बार इसे, क्योंकि तुलना ही करना है आपको। तो 68 से 71 हो रहा है, तो यहाँ पर 68 से 71 3 डिफरेंस आ रहा है, फिर 71 से 77 हो जा रहा है तो 6 बढ़ रहा है, फिर 77 से 99 हो जा रहा है लगभग, तो लगभग ये आपका कितना जा रहा है, 77 कितना होगा, 20 22 के लगभग आ रहा है। यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो 99 और 11 के बीच करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, लगभग 11 12 का आ जाएगा। यहाँ पर तो घट ही गया है, क्योंकि हमको तुलना करना है पिछले वर्ष की, वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक, तो 27 जो आ रहा है ना वो किस में आ रहा है लगभग, यानी 2017-18 और 18-19, तो 18-19 में सर्वाधिक जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है घाटे की, तो 18-19 यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे अगला है कि विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बाजार का उधार औसत देख लो, ये
ये टोटल जोड़ लो आप, टोटल जोड़ने के बाद जितने वर्ष है इतना डिवाइड कर दो, तो टोटल जोड़ोगे लगभग आपका आएगा 293 8 50, 6 वर्ष हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल, 6 से डिवाइड करोगे लगभग औसत आएगा कितना, 48 9 75। तो इनका औसत हो गया। औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग, कुल वित्तीय घाटा, इनका वित्तीय घाटा जोड़ लेना है आपका, ये वित्तीय घाटा, इस वित्तीय घाटे को जोड़ना है, औसत नहीं निकालना। कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है, तो जो वित्तीय घाटा आएगा इसका योग कर लो, तो कुल वित्तीय घाटा आएगा लगभग 511 960 आएगा, जोड़ लो। अब इसकी तुलना कर लो 511 960 से 48,975, तो 48,975 ये 5,11,960 में कितना प्रतिशत है, तो 4,48,975 डिवाइड बाई 5,11,960 गुणे 100 कर लोगे तो वही उत्तर हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा लगभग 9.57। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि 15-16 से 19 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है। औसत बजट घाटा 15-16 से 19-20 बजट घाटा ये है 10.75 है, 10,925। तो यहाँ पर बात की जा रही 15-16 से, 15-16 का है कितना 10.75 है, तो 10.75 जोड़ लो, 10,905 को जोड़ लो, ये पूरा टोटल जो है यहाँ तक जोड़ लो 19-20 तक, इनका औसत निकाल लो। यानी कितने साल के हैं, 5 साल के हैं, तो 5 जोड़ के 5 डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही राइट आंसर आपका बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। बढ़ोतरी, सबसे ज़्यादा वित्तीय देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है, तो ये आपकी देनदारियाँ यहाँ पर दे रखी हैं देनदारियाँ, और विकल्प में आपका 17-18 है, 18-19 है, 15-16, 16-17 लेना नहीं है आपको, इन विकल्प को आपको देख लेना है और विकल्प से आपको तुलना कर लेनी है, और राइट आंसर यहाँ पर आपका देखेंगे तो इसका उत्तर जो है वो 18-19 आएगा। तुलना करेंगे, कैलकुलेशन ये है, PDF से कर लेना है आपको। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार का जो उधार का अनुपात है वो 2 से अधिक रहा है, तो सभी का आप देख लेंगे, निकाल लेंगे, वित्तीय घाटा और बाजार का उधार, तो जो अनुपात है 2 से अधिक जिसका रहा होगा वही मान लीजिए कितने वर्षों के लिए होगा, तो ज़्यादा वर्षों के लिए है नहीं, 3 वर्षों के लिए आएगा आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस तरह आप निकालिएगा दोस्त, कैलकुलेशन ही है, अच्छे से आप PDF से कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपका करंट अफेयर्स भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं एग्जाम में। मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन वो कहाँ किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त ऑप्शन डी, जिनेवा का स्विट्जरलैंड। तो ये जो है इस वर्ष स्वास्थ्य सभा का जो थीम था वो भी आपको याद रखना है, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, है ना, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, एक दुनिया, इसका थीम रहा है। तो कहाँ पर आयोजित रहा 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन, स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। अगला है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली अधिकारी का क्या नाम है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता समोटा। तो गीता समोटा जो कि महिला उप निरीक्षक हैं CISF की, केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल है, तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है इन्होंने, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली CISF की क्या है, पहली महिला अधिकारी हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में पहला है कि वर्ष 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील हैं बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक द्वारा जो है लिखित जो दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित हार्ट लैम्प के लिए इन्होंने जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है विजेता रहे, हार्ट लैम्प के लिए। किसको, बानू मुश्ताक को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहला किताब है, कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। तो किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, बानू मुश्ताक को। और यह जो है अनुवादित जो उपन्यास है दीपा भास्ती द्वारा हार्ट लैम्प के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन ए सही जवाब है। किसको हराकर यानी उपविजेता कौन रहा है, तो यहाँ पर पंजाब किंग्स को जो है 6 रन से हराकर पहली बार जो है IPL का खिताब जीता है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में पहली बार। तो यहाँ पर जो है इसमें जो IPL रहा इसमें सर्वाधिक रन जो है 762 रन जो बनाया था वो जो है ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस की साई सुदर्शन को प्रदान किया गया। सर्वाधिक विकेट की बात की जाए जो कि 25 है, तो सर्वाधिक विकेट 25 लेने के लिए जो पर्पल कैप दिया जाता है गुजरात के टाइटंस की प्रसिद्ध कृष्णा को प्रदान किया गया है। अगला है कि मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मिजोरम। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह की निर्माण जो लागत राशि है वह कितनी है। तो आप जानते हो जो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह की निर्माण बात की जा रही है यह संबंधित होगा केरल की तिरुवनंतपुरम से। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में यह बात की गई है और यह बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। इसका प्राकृतिक गहराई वाला जो लगभग 20 मीटर है ना। तो प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग कितना मीटर? 20 मीटर गहरा है जो विश्व की केवल चुनिंदा बंदरगाहों में पाया जाता है। यहाँ पर लागत पूछी गई है तो लागत है 8800 यानी 8800 करोड़ रुपए की बात की गई है लागत की। तो विझिंजम जो एयरपोर्ट होगा आप लगाइएगा कहाँ? केरल तिरुवनंतपुरम में। मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया है। तो मई 2025 में शुरुआत की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया है मई 25 में? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है कि 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 52वें VR गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई की बात की जा रही। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो वर्तमान में जो 52वें CJI हैं वो भूषण राम गवई है ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। खास बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं यह जो है दलित हैं। कौन है? दलित CJI हैं। तो ये दलित हैं और ये दूसरे दलित हैं CJI के पद पर पहुंचने वाले। जो पहले थे वो KG बालकृष्णन थे। कौन था पहला दलित CJI? तो KG बालकृष्णन रहे हैं। दूसरे ये दलित हैं VR गवई जो कि वर्तमान में CJI है, 52वें हैं। इसके पहले खन्ना साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 103, 103। नेक्स्ट है कि 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अगरतला। अगरतला किस स्टेट? तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है आपका त्रिपुरा है ना। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन 18 मई 2025 को किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है। तो हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और वो था, तो यहाँ पर कच्छ यानी गुजरात की बात की गई। तो यहाँ पर है राइट आंसर धौलावीरा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। तो धौलावीरा है जो कि 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा के अलावा एक और स्थल हड़प्पा कालीन दैट इज आपका जो पत्तन नगर कौन सा? लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था है ना। 3 भागों में, तो पहला जो भाग हो किला, फिर मध्यनगर और निचला शहर जो है वो विभाजित किया गया था 3 भागों में। अगला प्रश्न है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है किस नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो 3 पिटक है, अरिधम्म, सुत्त और विनय। तो यहाँ पर आपको बताना है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम की बात की गई है। तो त्रिपिटक जो बौद्ध के हैं है ना, तो बौद्ध धर्म की जो एक पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, विनय, सुत्त और अरिधम्म। तो जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनकी भिक्षाओं को जो है संकलित करके 3 भागों में बांट दिया जाता है, उसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक दिया गया तो सुत्त पिटक में जो कि बुद्ध के जो उपदेश दिए गए उनका संग्रह मिल जाता है सुत्त पिटक में। दूसरा यहाँ पर अरिधम्म पिटक है जहाँ पर दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है। और यहाँ पर विनय पिटक है
विनय पिटक में संघ संबंधी जो नियम हैं और दैनिक जीवन संबंधी जो आचार शिक्षाएं दी गई हैं उनसे संबंधित बातें हैं। तो नियम जो है वो किस ग्रंथ नामक मिलते हैं? तो विनय पिटक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी सही जवाब है। पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो एक जो ऐहोल प्रशस्ति बादामी है, इसके चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है आपका ऐहोल प्रशस्ति, जिसकी जो भाषा है संस्कृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। इस लेख की जो रचना है वो रविकीर्ति ने ही की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1532 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? खानवा के युद्ध की बात की गई है 1527 ईस्वी में। तो यह युद्ध जो है बाबर और दूसरा कौन? राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी और इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने जो है गाजी की जो है वो उपाधि धारण की थी। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था अगर पूछा जाए तो वह था बाबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राणा सांगा। अगला प्रश्न है, पुष्टिमार्ग क्या है? पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टिमार्ग। तो पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। पुष्टिमार्ग बेसिकली जो है वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? झांसी की रानी रेजिमेंट का, तो जो झांसी की रानी रेजिमेंट है ये भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी और इसका गठन होता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो गठन किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसका जो कैप्टन है यानी भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति जो बनाया गया था वह लक्ष्मी स्वामीनाथन को। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली जो ब्रिटिश शासन रहा, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग ने भारत में सिविल सेवा की जो है वो नींव रखी थी और कॉर्नवालिस जो रहे वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद इसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया। इसी कारण से कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की? और अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक कौन? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। ये जो घटना हुई थी यह कहीं कहीं आपको मिलेगा 5 फरवरी, ज़्यादा जो गवर्नमेंट मनाती है 4 फरवरी 1922 है चौरी चौरा की घटना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी और इसी से शुद्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। तो वापस कब लिया गया? पूछा गया। चौरी चौरा घटना होती है 4 फरवरी को और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में बैठक होती है कांग्रेस की और उसी में 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने की यानी असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व, तो जो बारदौली सत्याग्रह है जो कि वर्ष 1928 की बात है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है कहाँ? गुजरात में बारदौली। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन रहा है। इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस आंदोलन की जो सफलता मिलती है तो सफलता के बाद ही जो महिलाएं थी, महिलाओं ने जो है सरदार पटेल को जो है यानी वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपलब्धि जो है यानी उपाधि जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की जाती है। तो बारदौली सत्याग्रह की घटना होती है 1928 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका आप जानते हो बचपन में एम बी है, तो सबसे ज़्यादा होगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसी तरह बचपन याद रखिएगा, बी है, सी है, पी है, एन है, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल के साथ है ना, फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है, फिर अफगानिस्तान है। टोटल 7 पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो इसमें सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है
सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर है ना। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो क्या है? तो ये है दोदा बेट्टा। क्या है? दोदा बेट्टा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट आंसर बन जाता है। तो भारत के पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला की चोटी है दोदा बेट्टा, और तमिलनाडु के कौन से जिले? तो नीलगिरी जिले में स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर है दोदा बेट्टा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो जो सिंधु नदी है ये तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत की श्रृंखला से, यानी जो श्रृंखला है कौन सा? बोखरचू, बोखरचू नामक ग्लेशियर के पास से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा गंगोत्री से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? किस मामले में? अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा अमेजन नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। और ये भी याद रखना है, जो अमेजन नदी है विश्व में पानी की मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो म्यांमार के सबसे बड़ा जो जातीय समूह है वो है बामर। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। म्यांमार की पॉपुलेशन लगभग जो है 55 मिलियन है दोस्त। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है म्यांमार यानी बर्मा में बर्मन है, जिसे कि बामर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में, पूरे विश्व की बात हो रही है, भारत में होंगे तो एम एस स्वामीनाथन, विश्व में क्यों नार्मल भुरलाग। ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1956 से 61 का रहा है, प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है वह 56 से 61, और ये कौन से मॉडल पर आधारित रहा है? तो पीसी महालनोबिस आधार। तो मॉडल भी पूछ लिया जाता आपकी एग्जाम में, पूछा भी गया है पेट में, है ना। तो पीसी महालनोबिस जो मॉडल पर आधारित रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था जो उद्योग रहे उन पर फोकस करना था। तो भारी जो उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये आपका है ए, यानी भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें जो है आयु की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु वर्ग नागरिकों की जो सीमा है वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्त 18 से 50 वर्ष, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। योजना स्टार्ट कब हुई थी? तो बात है 9 मई 2015 की। 9 मई 2015 को जो है मोदी जी ने जो है शुरू किया था, ठीक है। तो घोषणा होती है मोदी जी के द्वारा, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था कोलकाता में। 3 योजनाएं उस समय शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 है उम्र सीमा। अगला प्रश्न है कि गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता है? तो इनमें से आप देखेंगे तो मासिक प्रति व्यक्ति आय, जो मासिक प्रति व्यक्ति आय है इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो गरीबी के आकलन हेतु है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रति व्यक्ति व्यय। तो जो टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन से क्या है डिवाइड किया जाता है, जो टोटल खर्चे हैं तो वो निकलता है आपका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में जीवीय अवधारणा को अपनाया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर जो अपनाया गया ये 2015 से। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो जीडीपी और जीवीए आप जानते हो, जीडीपी जो होता है आप जानते हो पूरे देश में जो उत्पादित जो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो टोटल है उसको मापा जाता है। वहीं पर जो जीवीए है वो प्रत्येक सेक्टर द्वारा जो चीज़ें होती हैं उनको ऐड किया जाता है, प्रत्येक सेक्टर के द्वारा, प्रत्येक जो क्षेत्र है। तो ये मेन जो डिफरेंस यही होता है। आपका मैथ का है, प्रारंभिक अंकगणित है, 5 प्रश्न है। तो दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग, यहाँ पर भिन्न दिए गए, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी आपको छांटना है, इनका योग आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे यदि आप तो यहाँ पर 65 दिया, 65 यानी 13 और 5 वाली यहाँ पर आप पकड़ लेंगे फाटा से, क्योंकि 15 से 65 कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल लेंगे। तो 6/5 को ऐड कर लेंगे प्लस 5/13 को ऐड कर लेंगे
तो 13 × 5 = 65 हो गया एलसीएम, 13 × 6 = 78 हो गया, प्लस 5 हम 25 हो गया, 25 और 78 8 5 13 7 दोनों 103 हो गया, 103/65 हो गया। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। अब यदि आप करेंगे बहुत टाइम लगाएंगे कि यहाँ बड़ी आपको छांटना है फिर छोटी छांटना है, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इसको सिंप्लीफाई और कर लो। 5/6 6/5 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्त, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको यदि आप सरल करोगे 11/15 को, तो 11/15 का बराबर क्या होगा, 11/15 यदि करेंगे तो 73% के बराबर आएगा, यानी 0.73। 4 यदि आप 7 को देखेंगे तो 4/7 को यदि आप देखेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 कितना 49, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 0.57 ले लो। इस तरह यदि आप देखेंगे तो 5/13 है, तो नीचे वाले में सबसे ज़्यादा आपको दिख ही रहा है ना, तो यहाँ पर बड़ी तो निकाल लेंगे आप, 6/5 होगा। सबसे छोटी यदि आप देखें 5/13 को यदि सरल करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0.38 लगभग, है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपको दिख रहा 0.83 वाला, यानी 5/13। तो सबसे बड़ी हो गई आपका 6/5 प्लस 5/13 सबसे छोटी, वही बात यहाँ पर हो गई 65। यदि आप कॉमन सेंस लगाते तो भी आपका हो जाता कि 65 यहाँ पर है, यानी 7 और 15 वाली तो लिए नहीं होंगे, जोड़े होंगे तो, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा 15, तो 13 और 5 का ऐड करके आगे निकाल लेंगे। इसमें छोटी बड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। सिंप्लीफिकेशन वाला है, सरलीकरण वाला है आपका। यहाँ पर इसको ए मान लो, फिर ये भी 0.9 ये भी ए है, ये बी ले लो आप, इसको बी मान लो, इसको आपने ए माना है ए, फिर यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, इसको ए ले लो, फिर ये भी ए। तो यहाँ अब आप देखेंगे तो क्या बन रहा है आपको, ये ए क्यूब हो गया, इतना ए क्यूब प्लस ये आपका बी क्यूब हो गया, डिवाइड बाई कितना, या ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस है तो प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी का क्यूब फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, ए प्लस बी लिख लोगे एक, फिर अगले में इंटू करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये होता है, डिवाइड बाई है ही कितना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला कट गया ऊपर नीचे, बचा क्या टोटल, ए प्लस बी बच रहा है, ए प्लस बी बचा, तो ए बराबर कितना आपने लिया था 0.96, और बी बराबर कितना लिया था 0.04, जोड़ लोगे 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 68 नंबर है। यदि कोई पंखा है, उसका मूल्य जो है उसमें 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 है तो पंखे का मूल मूल्य क्या होगा, यानी वास्तविक जो मूल्य रहा वो क्या रहा है। मान लीजिए आप गए किसी दुकान पर, वो दुकान पर जो है बताता है ये मूल्य, ये जो है पंखा ना, वो पंखा आपको ₹1 में देंगे हम, तो आप बोले ₹1 कुछ कमी कर दो ना, तो बोला अच्छा चलो ठीक है 28% अब क्या है कम कर देते हैं। तो अगर 28% कम कर रहा है वो, मान लो जो ₹100 में दे रहा था, अब वो 28% इन ₹100 में 28 कम कर दे रहा है, तो आपको मिलेगा कितना, ₹72 मिल जाएगा। तो ₹100 का 72% आपको देना पड़ रहा है। इसी तरह ज़्यादा ये उसका जो पंखे का मूल्य रहा होगा, अगर ₹100 रहा है तो उसको दोगे कितना 72%, यानी 72/100 कर लो। अब दुकान वाले से फील हो रहे ₹72 ठीक है, 72% दे रहे हैं, थोड़ा और कम कर लो, इसमें भी थोड़ा घटा दो, कम कर लो। तो कह रहा अच्छा चलो जो दे रहे हैं उसमें भी आप 35% कम करके जो मतलब अच्छा यहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही है। तो बोला कम है, तो अब वो क्या है, आप लेके मान लो लेके चले आए, अब उस पंखे को फिर बेच दे रहे हो कितना 35% वृद्धि, किसी दूसरे को बेच दे रहे हो, उसी 35% वृद्धि कर दे रहे हो। तो जो लेके आ रहे हो यक्स पंखा का, उसका 72% लेके आ रहे हो, फिर उसको बेच दे रहे हो क्या 35% वृद्धि पर, 35% वृद्धि पर बैठ रहे हो आप, यानी जो लेके आए उसमें 35% बढ़ाकर, यानी 135, तो इसका 135 कर दो, डिवाइड बाई कितना 100 कर दो, और ये बराबर हो जाए कितना रहा है 1215 के। बस इसी को आप सरल कर लो, उस कितना आएगा वही आंसर होगा। तो आप इसको सरल करो, कितना है भाई, यक्स गुणे 72/100 गुणे 135/100 बराबर 1215। 5 यहाँ है, 5 यहाँ, तो 5 से काट दो, या हो सकता है 135 से ही काट दो। 9 बार लेके जाओ, क्योंकि अगर 10 बार ले जाओगे तो 1350 हो जाएगा। 9 बार ले जाओ तो 9 से पूरा अगर काटो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 135 नवैया पहाड़ा पढ़ लो,
तो 135 एकदम 135 नवैया जाएगा 9 बार, 9 5 से 45, 9 3 27, 4 31, 9 3 12, ठीक है 9 से कट गया, यानी 135 गुणे 9 बराबर कितना 1215, ये 9 हो गया इधर, फिर 9 से और काट दो, 9 8 72 कर लो आप। अगर आप यक्स इधर लिखोगे बराबर के इधर ले जाओगे तो 100 गुणे 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, यानी 12 दशमलव कितना आएगा 5, 8 5 40, 12 8 96, और 96 4 कितना 100, तो 12.5 गुणे 100 आंसर कितना आएगा 12.5 गुणे 100 बराबर कितना होगा 1250 रुपया आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आप कर ले जाओगे मैथ, इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न 69 नंबर है दोस्त, तो ये एवरेज का है बेसिकली आपका। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, 60 विद्यार्थी यानी 60 कोई क्लास है, उस क्लास में आप देखेंगे तो 60 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, 20 उसमें क्या है गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ हो जाएंगे कितना 40। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण कक्षा का औसत भार दे दिया गया है, औसत भार। तो पहला नंबर तो सबका भार अगर मालूम हो और जितने बच्चे हों डिबे जो है भाग दे दो, जितने मान लो बच्चे जो हैं उस कक्षा में कितने 60 बताए गए हैं, टोटल भार तो दिया नहीं है यहाँ पर, औसत भार दिया सबका अलग अलग है ना। तो इसी तरह सबका भार निकाल लो आप, सबका भार निकाल लोगे बच्चों के भार से, यानी बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। 60 स्टूडेंट हैं, इसमें 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हो जाएंगे फिर, है ना। तो 40 लड़कों का औसत क्या दिया है 40 है, तो औसत यानी जो औसत निकाला गया है टोटल किलोग्राम रहा होगा, और डिवाइड बाई कितना जितने बच्चे रहे होंगे, तो 40 बच्चे हैं औसत 40 है, तो कैसे निकाले रहे होंगे 40 गुणे 40, बच्चों की संख्या 40, तब जो है उनका औसत निकाल लिया गया था, 40 आया था। इसी तरह जो है आपको भार निकाल लिया, टोटल भार आप निकाल लो, तो इसी तरह आपने निकाला टोटल भार। चलो लड़कों का भार कितना होगा 40 औसत है, 40 बच्चे हैं, तो टोटल भार आ गया लड़कों का, प्लस लड़कियों का 20 लड़कियां हैं और 20 लड़कियों का औसत कितना है, यानी एक लड़की का औसत जो निकाला गया है वो 35 किलोग्राम है, तो टोटल आ गया। अब इनका टोटल भार आ गया क्लास के बच्चों का, और क्लास के बच्चे हैं कितने टोटल 60, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, जो आएगा वही उत्तर होगा आपका। तो 35 गुणे 20 प्लस 40 गुणे 40 बराबर कितना होगा 40 गुणे 40 यानी 1600, और 35 गुणे 20 35 दूना 70 यानी 700, 1600 प्लस 700, 1600 प्लस 700 कितना होगा 2300, 2300 डिवाइड बाई कितना है 60 है, 0 0 काट दो, 6 से भाग दे दो, 6 त्रिक 18 बचेगा 5, 2300 होता है तो 5 यानी 50, तो 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 7 42 और 6 8 48 यानी 8, तो 38 हो गया। आप दशमलव छोड़ो 38 आ रहा है, यही आंसर हो गया आपका 38.35, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है दोस्त, जो 1 से कट जाए, अपने आप से कट जाए, और क्या है वो क्या है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो क्या है, पहली बात तो पूर्ण अंक हो, धनात्मक होनी चाहिए, तो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पर जैसे कि 2 हो गया, ये आपका प्राइम नंबर है, 3 हो गया 3 से कटेगा, तो 2 1 से भी कट जाएगा और अपने आप 2 से कटेगा, 3 है 3 भी कटेगा, अपने आप से कटेगा 3, और 1 से भी कट जाएगा। 4 होगा आपका, तो 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो 2 से कट जा रहा है ना, 1 से कट जा रहा है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है पॉजिटिव नंबर, पूर्ण संख्या, जो कि अपने आप से और 1 से कट जाए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा नहीं क्योंकि 5 अपने आप से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 7 हो गया। इस तरह होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्त 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, क्योंकि मामला जो है बिल्कुल 20 से लेकर 50 है, तो ज़्यादा होंगे नहीं, तो अभाज्य संख्याएँ कितनी होंगी आप काउंट करो लिख करके। तो 20 और 50 के बीच की बात की जा रही है, तो 20 के बाद 21 आएगा, 21 जो है आपका 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये विभाज्य हो जाएंगे सब, है ना 3 से। तो केवल अपने आप से कटे, 1 से कटे, बस वही, यानी किसी से ना कटे, बस इतना जान लो। तो कौन सा होगा 22 होगा नहीं, 23 किसी से नहीं कटेगा अपने आप के अलावा, 23 हो गया, 25 तो 5 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 28, 29 किसी से नहीं कटेगा, 29 ले लो आप, या 31 किसी से नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 11 और 3 से कट जाएगा ना, 34 कटेगा, हाँ कटेगा, 35 36 37 ले लो, किसी से नहीं कटने वाला, 38 कट जाएगा, 39 13 13 13 39 13 कट जाता है ना, तो 39 नहीं होगा,
40 नहीं होगा, 41 किसी से नहीं कटेगा, 42 कट जाएगा, 43 कट जाएगा, 43 नहीं तो 43 भी ले लो आप, 44 कट जाएगा, 45 है, 46 है, 47 केवल अपने आप से कटेगा, 47 ले, 48 कट जाएगा, 49 कट जाएगा, 7 7 49 ना, 48 भी कट जाएंगे आप। तो बस इन्हीं काउंट कर लो आप, 23, 29, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, बस काउंट कर लिया आपने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्त। क्या होगा? ए, यानी 7 जो है भाज्य संख्याएं हैं 20 और 50 के बीच। कौन कौन सी आपने देखा? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। लागू आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब प्रियम्बल साहब पढ़ते हो तो लास्ट में होता है ना, 26 नवंबर 1949 को अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग है? तो टोटल भाग आप जानते हो 22 है। मूल अधिकार की बात की गई तो मूल अधिकार कौन से भाग से संबंधित होगा? भाग 3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भाग आप 4 जानते हो। भारत के जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग 9 में आपका पंचायती राज्य है। भाग 9 ए पूछा जाता है म्यूनसिपालिटी है, 11 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो आप जानते हो भाग 11 में आपको जो यूनियन यानी कि जो आपका संघ और राज्य के बीच जो संबंध उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोषण अभियान। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो बेसिकली ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनसे संबंधित आर्टिकल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले आर्टिकल आपको 36 से लेकर के 51 तक मिलते हैं। अनुच्छेद 44 में आप जानते हो जो आपका समान नागरिकता यानी जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 47 में जो है जो आपके प्रश्न में पूछा गया न्यूट्रिशन की बात की गई है, तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी होती है कि जो लेवल है न्यूट्रिशन का उसको जो है मेंटेन रखे, है ना, पब्लिक हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 45 दी तो जैसे कि आपका राइट टू एजुकेशन वाला है, तो शिक्षा के अधिकार की बात, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो राज्य जो है व्यवस्था करेगा। जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए है, ये एजुकेशन से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पर है। जैसे 21 है आर्टिकल आपका राइट अधिकार, तो यहाँ पर भी जो है वो इसके लिए प्रोविज़न करेगा। कौन? राज्य। जो ईयरली चाइल्डहुड है कि केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जिसकी एक एज क्या है 6 वर्ष तक की है। 46 आ गया। 46 आपका जानते हो किससे संबंधित है? ये भी जो है आपका जो एजुकेशन और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है SC ST के लिए, है ना, वीकर सेक्शन है, उनकी संबंधित है ये आपका। अगला प्रश्न है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो आप जानते हो जो आपका संविधान, जब जो मूल संविधान रहा उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है। तो इसमें जो है जोड़ा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो मूल संविधान में पहली बात तो मौलिक कर्तव्य था नहीं, तो 42वां संविधान होता है जहाँ पर आपको 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए जाते हैं। इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान संशोधन होता है 86वां। कौन सा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को ऐड किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान किया जाए। जो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अंतिम प्रश्न है, पॉलिटी से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो नगर पालिका की बात की गई है, तो नगर पंचायत जो नगर पालिका, नगर पंचायत ये सब ऐड कब की गए। तो आपका जो पंचायती राज सिस्टम है त्रिस्तरीय, ग्रामीण क्षेत्रों वाले जो होते हैं आप त्रिस्तरीय, यानी गांव का हो गया पंचायत है, ब्लॉक लेवल का, इसके बाद आपका जो जिला स्तर पर है त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो 73वां रहा है। उसके बाद जो म्यूनसिपालिटी को ऐड किया गया पार्ट 9B है, तो पार्ट 9 पंचायत है, पार्ट 9B जो है आपका
म्यूनसिपालिटी है, इसको ऐड किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी साइंस वाले हैं, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक भौतिक, रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो आपका जड़ता का नियम है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा क्या जाता है? जब किसी वस्तु की जो गति है वो गति जो है ध्वनि की गति से क्या है, अधिक हो जाती है, तो कहा जाता है उसको हाइपरसोनिक, या आप कह सकते हैं सुपरसोनिक, है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल सुना हो, तो जो ध्वनि की गति है उससे भी तेज, यानी कि पराध्वनिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, समभारकों यानी आइसोबार में, तो समभारकों में जो है क्या होता है? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, या समान भार परमाणु संख्याएं हो, या भार संख्याएं किंतु परमाणु संख्याएं होंगी। तो भार संख्या और परमाणु संख्या, समभारकों में जो आइसोबार है उसमें द्रव्यमान जो संख्या है वह बराबर होती है, लेकिन जो परमाणु संख्याएं हैं वह भिन्न होंगी। तो भार संख्याएं समान होंगी, परमाणु संख्याएं विभिन्न होंगी। 78 का राइट आंसर बन जाएगा। जैसे आप बात कर लो, अगर पोटेशियम की बात कर लो, तो पोटेशियम का जो भार या द्रव्यमान होगा वो 40 है, और यहाँ पर जो है पोटेशियम का होता है 19। इसी तरह कैल्शियम का आप देख लो, भार क्या है 40 होगा, इसका जो परमाणु संख्या वो भिन्न होगी, 20 होती है। तो आइसो जो बार होंगे उसमें क्या है, परमाणु जो है भिन्न होंगी और जो द्रव्यमान है वो समान होंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का जो अर्थ है वो फलों को उगाना है? फलों की खेती की बात की गई है, तो फलों को उगाना यानी कि पोमिकल्चर, क्या होगा? पोमिकल्चर। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का होता, सेरिकल्चर जो आपका रेशम पालन, कीट पालन हो गया। आर्बोरिकल्चर में आप देखेंगे तो वृक्ष का संवर्धन से संबंधित होगा, वृक्ष की, है ना, वृक्ष कृषि होती है वृक्षों की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्त, पोमिकल्चर। अगला है बांझपन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होगा, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, है ना। तो बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई सबसे अधिक जो पाया जाता है वो गेहूं का जो अंकुरण होता है उसके तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, है ना, बच्चों में, बड़े में रिकेटस होगा। विटामिन बेरी है, ठीक है। तो विटामिन ई बांझपन है, विटामिन डी जो है जो आपका सूखा रोग यानी रिकेटस है, जो कि बच्चों में हो जाता है, और बड़ों में जो होते हैं ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों। विटामिन B1 है जो कि बेरी रोग होता है। विटामिन B3 जो पेलाग्रा अक्सर पूछा जाता है। विटामिन B2 जो त्वचा वगैरह, विटामिन सी स्कर भी हो जाता है। विटामिन के यहाँ पर है आपका, विटामिन के से जो आपका जो रक्त का थक्का वो जमता नहीं है, चोट लगने पर खून का थक्का बनता ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं रक्त स्राव नामक रोग हो जाता है विटामिन के से। अगला है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2014 में जो तेलंगाना अलग हुआ है आपका आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश जो भूटान है, इसकी राजधानी कौन सा शहर है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाता है। बेजिंग जानते हो चाइना की है, बांग्लादेश की ढाका है, क्या है? थिम्पू। पारो भी आपका भूटान में ही है, बेसिकली पारो घाटी जो है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा जो नृत्य है वो कौन सा है? दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कुम्मतिकली। क्या है दोस्तों? कुम्मतिकली। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है कुम्मतिकली। अगला प्रश्न है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? पाणिनि। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण पर है, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का लोकेशन आपका मिलेगा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ये भारत की सबसे पुरानी जो है विज्ञान अकादमी है, और बेसिकली इसकी स्थापना होती है वर्ष 1930 में। कहाँ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तो आपको एमपी बनना है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा की बात की जा रही है। ये आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष। 30 वर्ष आपको जो है राज्यसभा के लिए है, नहीं ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर बनता है। राष्ट्रपति है तो 35 वर्ष है। पंचायती का चुनाव लड़ना है अगर आपको तो 21 वर्ष होनी चाहिए। आप वोटिंग का अधिकार आपको 18 वर्ष। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बने।
तो ये बेसिकली जो दिवस है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये मनाया जाता है, घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की ऊर्ध्वाधर वितरण को, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जो प्रजातियां उनकी ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तर विन्यास। जैसे कि कोई जंगल है तो ऊर्ध्वाधर की वितरण की बात है, ऊर्ध्वाधर, तो ये आपका क्षैतिज हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर है, खड़ा खड़ा। मान लो कोई वन है, जंगल है, वहाँ पर जो वृक्ष आप देखेंगे सबसे ऊपर रहेंगे, उनसे छोटे स्तर पर झाड़ियाँ होंगी, फिर नीचे छोटे घास होगा सबसे नीचे, है ना। इस तरह आगे है विश्व बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो विश्व बैंक की स्थापना की जाती है 1944 में। 1944 में। अगर पूछा जाता है विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है दोस्त, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा जो निर्धारित की गई थी वो किस रेखा द्वारा? तो यहाँ पर आप जानते हो डूरंड, ये आपका डूरंड जो है भारत अफगानिस्तान है, मैकमोहन चाइना के साथ है, तो यहाँ पर रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट, डी राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। तो डूरंड जो कि भारत और अफगानिस्तान के साथ तो बेसिकली वर्तमान देखेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य, चाइना के साथ मैकमोहन हो गया आपका, मैगीनाट जो है आपका फ्रांस जर्मनी के बीच है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका गद्यांश आधारित है, आपको पढ़कर आंसर देना है, तो इसके आंसर आपको पढ़कर जो है दे देना होता है, इसमें कुछ और होता नहीं है। पीडीएफ से आप पढ़ लेंगे और आंसर कर देंगे। भूषण महाराज हैं, इन्होंने भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है आप गद्यांश को पढ़ेंगे ताकि जो है आंसर आप जल्दी कर लें। प्रश्न है कि छत्रसाल बुंदेला ने जिस समुदाय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, तो छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे, तो 5 सवार और 25 पैदल ऑप्शन डी होगा। भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो भूषण, अगला भूषण का प्रिय यानी भूषण जो महाराज रहे हैं इनका जो काव्य, तो इस पाठ में बोधन में भूषण का जो वीर रस काव्य रस को दर्शाया गया, तो वीर रस, तो राइट आंसर ए होगा। इसी तरह ऑप्शन यहाँ पर आप 93 आप देखेंगे तो वहाँ का भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? सिंपल सी बात, कौन? छत्रसाल जी। इसी तरह छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम, तो यहाँ पर प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ कौन? शिवा बामनी और शिवराज भूषण, तो शिवा बामनी और शिवराज भूषण यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो पढ़कर बिल्कुल आंसर देना होता है। तो पेट में आपका 10 नंबर क्या है? गद्यांश आधारित 2 यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी जो है 2 नंबर मिल जाएगा आपका। तो गद्यांश आधारित बिल्कुल पढ़ कर देना है, तो आपको 10-12 नंबर तो बिल्कुल ऐसे पढ़ के ही आपको आंसर करना होता है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, यहाँ पर शीर्षक पूछा है, तो आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो नायक ने बुद्धिमत्ता से काम लिया गया, तो यहाँ पर बेसिकली जो है भूषण की बुद्धिमत्ता से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर इस तरह बनेगा। पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो आप शीर्षक निकाल लेंगे। अगला 96 से 100 है, 5 प्रश्न यहाँ पर भी हैं। आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ना भी पढ़ेंगे तब भी आपको चल जाएगा पता। हिंदी व्याकरण आपको आ रहा है, घुमक्कड़ है ना, तो यहाँ पर जो मूल है वो आपका घूम है, घूमना से घूम, तो घूम हो गया आपका, प्लस यहाँ पर अक्कड़ जोड़ दोगे तो घुमक्कड़ होगा, तो अक्कड़ प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है। प्रत्यय मतलब पीछे से ऐड किया गया है, तो घुमक्कड़ होगा यहाँ पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ गद्यांश में दिया होगा, वैसे नहीं दिया होगा तो कुछ गलत नहीं लिख देंगे, लेकिन एक बार पढ़ लो, मान लो गद्यांश के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। वैसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, है ना। और इसके बाद है स्वच्छंद में कौन सी संधि? स्वच्छंद में तो स्व प्लस छंद, तो यहाँ पर व्यंजन दिख रहा, तो व्यंजन संधि होगा आपका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। ये बिना पढ़े आप इसका आंसर दे देंगे ऐसे। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था यहाँ पर देख लो आप, वैसे हिस्ट्री में भी पढ़े। तो बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में, तो यहाँ पर क्या होगा? 35 वर्ष राइट आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन डी। श्रुति धर्म क्या अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ, अब श्रुति धर्म का अर्थ आप बता देंगे बौद्ध धर्म तो गलत हो जाए, तो पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ पर समन्वय सांस्कृतिक एकता के लिए श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। श्रुति धर्म का मतलब यहाँ पर वैदिक धर्म से है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। इस तरह आपको आंसर करके पूरा दे देना है। इसी तरह आपने 100 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी @ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।